अब लोग आज से 15 या 20 साल पुरानी तरीकों की जो एक्सपेक्टेशन है वो रखकर अगर आज किसी के साथ रहना चाहते हैं तो उन लोगों की कभी बन नहीं सकती। बिल्कुल, काफ़ी लोगों का ऐसा है कि ठीक है कुछ महीने रहते हैं, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा। हाँ। तो कितना सही है यार ये। यूथ ने ही अकेले ने नहीं ये इकोसिस्टम क्रिएट नहीं किया है, ये कलेक्टिवली एक सोसाइटी ने ये सब बनाया है। तो अभी के लोग प्लेजर को हैप्पीनेस समझते हैं। आप देखिए लोग क्या कहते हैं कि जैसे पार्टीज करना है, हाँ। कि यार यही तो छोटी मोटी खुशियां हैं जीवन की। हाँ, ठीक है, कहीं ट्रैवल करना, यही तो छोटी मोटी खुशियां हैं जीवन की। अभी का जमाना डेटिंग एप्स की भरमार है, यानी कि इस चीज को खूब सोशल मीडिया पे और दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा है कि पार्टनर्स बनाओ, पार्टनर्स बनाओ, पार्टनर्स बनाओ। बीइंग अ मेल अगर मैं ये कहूंगा कि मुझे एक हॉटशॉट लड़की निकल के जा रही है और मुझे उसको देखना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उसको देखना पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर थोड़ा झूठ हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट मेल फीमेल आर इक्वल, ये बात सिर्फ सोशल और मॉरल और पॉलिटिकल ग्राउंड पर सच है। जितने भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसका 1/3 ट्रांसजेंडर्स हैं। मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, बीच में अचानक एक रील आती है और रिलेशनशिप को लेके बढ़िया सी बातें हो रही थी उसमें। मैंने जब प्रोफाइल देखी मुझे लगा ये व्यक्ति शायद बाहर का होगा कहीं का। मैंने कांटेक्ट किया, पता चला हमारे इंदौर से हैं ये, और काफ़ी अच्छी इनकी रील थी, इनकी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो रिलेशनशिप को लेकर इतनी सारी गंद मची हुई है, उन सब के बारे में ये बात करते हैं और कई सारे लोग इनसे कंसल्टेंसी भी लेते हैं। हमारे साथ में हैं आज विकास चौधरी, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं और रिलेशनशिप कोच हैं। तो स्वागत है विकास जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, और काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि आज वो बातें होंगी जो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति जिस चीज़ से जूझ रहा है और जो प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। तो विकास जी, एक बार आप खुद भी आपके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को पता चले, और ये क्यों है कि इंदौर से होते हुए लोग आपको नहीं जानते। मुझे भी नहीं पता था, मैं शायद आपसे बात नहीं करता तो पता नहीं चल पाता। तो इतने पॉपुलर होने के बाद आप इंदौर में इतने पॉपुलर नहीं हैं। वेल प्रबल भैया, इंदौर से तो मैं हूँ ही, पिछले 21 सालों से यहीं से हूँ। यहीं मैंने स्कूलिंग किया, बोर्डिंग स्कूल में रहकर। इधर ही अपना ग्रेजुएशन, मास्टर्स और फिर साइकोलॉजी में अपनी पढ़ाई और सब कुछ। तो रिलेशनशिप कोचिंग या रिलेशनशिप डायनामिक्स पर पिछले 7 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। फिर साइकोलॉजी में आया, कपल डायनामिक्स के ऊपर किताब लिख रहे हैं, फिर पीएचडी करने का मन है और ये सारी चीज़ें हैं। पर इंदौर के लोग कम जानते हैं, इसकी 2 वजह है। प्राइमरीली तो ये कि इंदौरी आर्टिस्ट ने कभी प्रमोट नहीं किया। और दूसरा ये कि पता नहीं, शुरुआत से मैंने देखा कि हमारे जो स्टैट्स हैं फॉलोअर्स के और सब कुछ, तो मेट्रोज़ के ही लोग ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली से हैं, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, इन सब जगहों से। और इसका शायद रीज़न ये है कि रिलेशनशिप को लेकर जो अवेयरनेस या फिर जो ज़्यादा इश्यूज़ हैं शायद वो लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं, या इस कंटेंट के, इस चीज़ की अवेयरनेस शायद वहाँ ज़्यादा है। और इंदौर में मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत है, बट अभी भी यहाँ की लोग या यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कोचिंग के लिए उतना रेडी नहीं है कि हम प्रोफेशनल गाइडेंस लें अपने रिलेशनशिप के लिए। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई 2 लोगों की बात है, हाँ। तो वो 4 दीवारी के बीच में रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। वो सारी बातें अभी भी कंसिडर होती हैं यहाँ पर। इसके चलते हमारे लिए इंदौर जो है वो एक प्राइमरी मार्केट नहीं है। अच्छा, और इसलिए भी लोग यहाँ कम जानते हैं। मुझे लगता है रियली विश कि इस पॉडकास्ट के बाद आप लोग जानने लगेंगे। यस, हाँ, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से हम लोग सभी बातों पर आएंगे, पर पहले अगर आप थोड़ा सा बताएं कि क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस और किस तरीके से आप हेल्प करते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस जाहिर तौर पर एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के अंदर है या होनी चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर सेंटिमेंट्स हैं, तो उन सेंटिमेंट्स को संभालने की क्षमता भी हमने होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों के अंदर एक इंटेलेक्चुअल वाली चीज़ें हैं कि हाँ, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि और इंटेलिजेंट कैसे बनना है, एक बच्चे को ग्रूम कर रहे हैं, उसके दिमाग को हम शार्प कर रहे हैं, हम उसे फिजिकली भी फिट बना रहे हैं, हम उसे स्पिरिचुअली भी ग्रो होने की शिक्षा दे रहे हैं। बट हम इमोशनली मैच्योर होने की या इमोशंस को संभालने की कोई खास व्यवस्था उसे नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर इंडियन कल्चर में अभी भी ऐसा है कि
इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट सिर्फ धोखे खा के ही बनेगा, या लाइफ में फेल होकर बनेगा, या वो एक्सपीरियंसेस से ही बनेगा। उसके अलावा हमने कभी भी इस चीज़ को कॉन्शियसली प्रमोट नहीं किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे काम करता है, इसको जानना क्यों ज़रूरी है, हम कब इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और हम कब वीक हैं, किन लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो लोग वीक है वो लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं, इसमें अपने आप को बेहतर बनाने से आपकी लाइफ की क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगी या बहुत ईजी हो जाएंगी। तो इसकी एजुकेशन पे ज़्यादा बात नहीं होती। और अब सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, ये सारी जब चीज़ें बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड तो हैं, बट बावजूद उसके आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं। मतलब अब वो वाली जो कंपेनियनशिप है वो ख़त्म हो गई कि 4 लोग बैठकर मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो उसके चलते सेंटिमेंटल लेवल पर लोग जो हैं उनका स्तर जो है गिरता जा रहा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस की शिक्षा को अगर ज़्यादा प्रमोट कर दिया जाए तो यकीन मानिए रेप केसेस कम हो जाएंगे, ड्रग्स के केसेस कम हो जाएंगे, डिप्रेशन के केसेस, सुसाइड के केसेस कम हो जाएंगे। यानी कि एज अ सोसाइटी हम लोग ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा आगे जा पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस की एजुकेशन अगर नहीं दी तो ये जो सारे मामले मैंने आपको बताया ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो जनरली मुझे लगता है 2 तरीके के क्लाइंट आपके पास आते होंगे, जिनकी शादी हो गई है वो, और जिनकी नहीं हुई है वो लोग भी। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या है, या फिर शादी के बाद क्या प्रॉब्लम रहती है और शादी के पहले रिलेशनशिप में आज क्या प्रॉब्लम्स और किस टाइप के केसेस आपके पास ज़्यादा आते हैं? देखिए, एक तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जानने की है वो ये है कि डायनामिक्स हर चीज़ के बदल रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप के ही नहीं, दुनिया की हर चीज़ में लोगों के लाइफस्टाइल में बड़े परिवर्तन हैं। वैसे ही व्यक्तिगत जीवन में जब आप किसी के साथ रहते हैं तो पर्सनल रिलेशनशिप में भी वो डायनामिक्स बदल चुके हैं। अब लोग आज से 15 या 20 साल पुरानी तरीकों की जो एक्सपेक्टेशन है वो रखकर अगर आज किसी के साथ रहना चाहते हैं तो उन लोगों की कभी बन नहीं सकती। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशन, उनका रहन सहन सब कुछ चेंज हो गया है, उनकी सोच, उनके फ्यूचर प्लान सब कुछ बदल गए हैं। दूसरा कि उनका ब्रेन किस चीज़ से फीड हो रहा है, हाँ, ठीक है, उसके जो मीन्स हैं वो भी बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। और एक इंसान जो कहीं ना कहीं सिर्फ आपके इन्फ्लुएंस में हुआ करता था, आज वो 50 जगह से ज्ञान बटोरता है। बिल्कुल, ठीक है, तो इसके चलते अब उसके 10 अलग विचार हैं 10 चीज़ों पर, है ना, हर चीज़ में उसका अपना टेक है। तो अब ये चीज़ें वैसी हो गई है कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा अलाइनमेंट तब बन पाएगा जब आप इन डायनामिक्स से अवेयर हैं और उसके हिसाब से चीज़ों को शिफ्ट करना जानते हैं। अदरवाइज लोग आज भी और आने वाले टाइम में भी रिलेशनशिप के इश्यूज को फेस करते ही रहेंगे। इसमें सही गलत की बात भी नहीं होती कि ये सही है और वो गलत है क्योंकि यहाँ सब सही है, हाँ, या कोई गलत है ही नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर यही है कि आपका अलाइनमेंट नहीं बन पा रहा है, और उसकी रीज़न यही है कि जो चेंजिंग डायनामिक्स है रिलेशनशिप के वो लोग सीख रहे हैं तो ठीक है, नहीं सीख रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम्स ही हैं। तो जनरली जैसे मैं यूथ में जैसे कुछ लोगों से मिल रहा हूँ, उन लोगों का सोचना है कि यार ठीक है 3 महीने रिलेशनशिप में रहते हैं, इसके बाद क्या है, बंदी चेंज कर देंगे। लड़कियों का भी बहुत सारी जगह पे देखने में आता है, उनका भी काफ़ी लोगों का ऐसा है कि ठीक है कुछ महीने रहते हैं, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा। तो कितना सही है यार ये, मतलब या मतलब ऐसा मतलब नॉर्मल है जिस तरीके से अभी मतलब लग रहा है लोगों को, जिस तरीके से उनकी बातें सुनता हूँ, तो ये तो नॉर्मल सी बात है उनके लिए। देखिए, नॉर्मल सी बात यूँ है क्योंकि कलेक्टिवली हम सब ने मिल के ये इकोसिस्टम बनाया है। तो सब ने मिल के बनाया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी नॉर्मल है, और हम सब अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो भी नॉर्मल है। ठीक है, तो उसके लिए कोई एक इंसान या सिर्फ यूथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यूथ ने ही, अकेले ने नहीं ये इकोसिस्टम क्रिएट नहीं किया है, ये कलेक्टिवली एक सोसाइटी ने ये सब बनाया है। ठीक है, हमने सोशल मीडिया बनाया, हमने लोगों को ज़्यादा लोगों से कनेक्शन बनाने शुरू किए, हमने ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू किया, हमने ज़्यादा लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, फिर हमने उनको एंटरटेन करना शुरू किया, फिर हमने उनको डेट करना शुरू किया, अब फिर हम मल्टीपल अफेयर्स में भी पढ़ने लगे। हाँ। ये भी चलने लगा। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक कलेक्टिव फेलियर है एक सोसाइटी का जो हो गया। इसके लिए सिर्फ यूथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी की जो जनरेशन है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि देखिए 2 टर्म्स हैं, एक होता है प्लेजर, एक होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो होता है वो सस्टेनेबल होता है,
वो लॉन्ग टर्म होता है, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ज़िंदगी भर को इम्पैक्ट करते हैं। प्लेजर जो होता है वो बहुत ही सेंसरी है या बहुत ही मोमेंट्री है, ठीक है, वो कुछ समय के लिए है। तो अभी के लोग प्लेजर को हैप्पीनेस समझते हैं। आप देखिए लोग क्या कहते हैं कि जैसे पार्टीज करना है, हाँ। क्या यही तो छोटी मोटी खुशियां हैं जीवन की, हाँ, ठीक है, कहीं ट्रैवल करना, यही तो छोटी मोटी खुशियां हैं जीवन की। जबकि आपने वो चीज़ की और जब आप रिटर्न आए और वो खत्म हो गया, आपने अल्कोहल कंज्यूम किया, वो उतर गया, खत्म हो गया। दरअसल वो प्लेजर था, वो एक आनंद था जो एक समय तक के लिए था, ठीक है। हैप्पीनेस अलग चीज़ है। तो पार्टनर्स बदलना या मल्टीपल रिलेशनशिप में पड़ना, ये प्लेजर वाला मामला है। ये व्यक्ति को जिंदगी में हैप्पीनेस देगा कि नहीं देगा, ये बड़ा सवाल है, ठीक है। बट लोग प्लेजर को चेस कर रहे हैं, वो उनको मिल रहा है और वो करते रहेंगे। बट इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस अच्छे नहीं है। बट वो इंसान वो जिंदगी जीने के बाद जब वो उस परिस्थिति में पहुंचेगा, तभी वो उस चीज़ को फिगर आउट करेगा कि मैंने सही किया कि गलत किया। ऑल्दो बीइंग एक्सपर्ट मैं कभी इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, ये ठीक नहीं है। शादी के बाद अभी तो हम लोगों ने उनकी बात की जिनकी शादी नहीं हुई है, अभी के जो यूथ हैं, बाकी जिनकी शादी हो गई है, क्या उनके भी मल्टीपल अफेयर होते हैं या वहाँ पे वो, क्योंकि देखो मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें आया था कि डिवोर्स के केसेस आजकल ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले से जो नंबर था काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो क्या प्रॉब्लम है उसके पीछे? देखिए, जैसा कि दो बातें हैं। पहला तो ये कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल बढ़ गए, तो हाँ बढ़ गए और वो बढ़ेंगे ही। इसका रीज़न ये है कि लोगों के पास हर व्यक्ति का इजी एक्सेस आ गया है। पहले आप सोचिए ना कि पहले आपको किसी इंसान से बात करना थी तो पहले आपको उसका पता करना है कि कौन है, कहाँ से है, क्या है, फिर उसके आसपास के लोगों का पता करना है, कहीं से जुगाड़ था आपको उसका नंबर निकालना है, फिर जब आप उसको जाके रीच आउट कर पा रहे हो, उसने रिस्पॉन्स कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज सब खत्म। बट आज आप यहाँ बैठे बैठे दुनिया की किसी भी लड़की को या लड़के को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। अब एक्सेस इतना ईजी हो गया है, अननोन लोगों से, स्ट्रेंजर लोगों से आप बात कर सकते हो। अभी का ज़माना डेटिंग ऐप्स की भरमार है, यानी कि इस चीज़ को खूब सोशल मीडिया पे और दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा है कि पार्टनर्स बनाओ, पार्टनर्स बनाओ, पार्टनर्स बनाओ। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो जहाँ भी जाके रुक रहे हो वहाँ की रेडियस में, वहाँ के आसपास आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जब प्रमोट ही ये चीज़ें कर रहे हैं तो एक इंसान अपने प्रलोभनों को कब तक संभाल पाएगा? सही बात। उसे पता तो है कि ये नहीं करना है, पर कब तक, ठीक है। जिन लोगों ने उन टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो उन चक्करों में चले ही जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि हम प्रलोभनों को बढ़ाते जा रहे हैं और वो प्रलोभनों को टैकल करने के लिए जो हमारा जो स्पिरिचुअल सेल्फ है उसको हम बढ़ाने की बात उतनी कर नहीं रहे हैं। हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर उतना काम नहीं कर रहे हैं कि हम उन सेंटिमेंट्स को कंट्रोल कर सकें। तो ये जो स्केल है कि प्रलोभन की स्पीड जिस तेजी से बढ़ रही है, उसको बढ़ाने पर हम जितना काम कर रहे हैं उतना हम प्रलोभनों को संभालने की शिक्षा नहीं दे रहे। ठीक है। तो इस वजह से शादी के पहले, शादी के बाद, उम्र के किसी भी पड़ाव पर ये मामले जो हैं अब आपको ज्यादा ही होते हुए दिखेंगे। ऐसे ही रहेगा। तो उसको रोकने के लिए आपके पास किस टाइप के, रोकने के लिए नहीं, मतलब कि ये जो प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं तो आप कैसे उनको फिगर आउट करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? देखिए, कई सारे लोगों को तो थेरेपीज की भी ज़रूरत पड़ती है। कि अभी रिसेंट ही हमारा एक केस आया था। उस केस में ऐसा था कि OTT वगैरह पर फीचर होती हैं, वो एक एक्ट्रेस हैं, काफ़ी अच्छी नामी एक्ट्रेस है, और वो हमारी क्लाइंट है और वो हमसे पूछ रही है कि भाई आई एम ऑलरेडी मैरिड और मैं एक अफेयर में आ चुकी हूँ, और जिसके साथ अफेयर में आ गई हूँ वो इतना एक्सप्लॉइट कर रहा है कि मैं मतलब अपने काम को नहीं कर पा रही ठीक से। वो इतना प्रेशर और इतनी सारी चीज़ें कर रहा है कि मतलब मुझे अब मैं अपना जीवन जी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा प्रेशर है, अब मुझे यहाँ से निकलना है, बट मैं निकल भी नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल, है ना। मतलब लोगों को पता है कि वो गलत कर रहे हैं, उनको बाहर आना है, पर वो आ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वही कहा ना, वो जो अर्ज है अंदर से बात करने की, मिलने की, वो जो टेम्पटेशन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों को थेरेपीज की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को एक कांस्टेंट ऐसी एसोसिएशन की ज़रूरत है जो उन्हें एक सही जोन में लाने में हेल्प कर सके। ये थेरेपी आप देते हैं? ये थेरेपी हम देते हैं, बिल्कुल। तो हम लोगों को एक कांस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक, कि उन्हें हम एक सही जोन में लाने की पूरी कोशिश कर सकें। उन्हें जिस स्टेट ऑफ माइंड की ज़रूरत है हम वो बिल्ड कर सकें। हमें जिस एजुकेशन की या जिस इमोशनल मैच्योरिटी की उनको ज़रूरत है उसके बारे में बात करके उन्हें उनके व्यक्तित्व पे थोड़ा काम कर सकें और उनको वहाँ से निकाल सकें। तो ये थेरेपीज़ के थ्रू होता है। और ये थेरेपीज़ वर्ड सुनने में ऐसा लगेगा कि कोई मेडिकल टर्म है, ऐसा कुछ नहीं। थेरेपीज़ मतलब ये सिर्फ बातचीत से होता है। अच्छा। हाँ, हम क्या शब्द बोल रहे हैं, हम किस तरह से उसे हील होने में हेल्प कर रहे हैं,
हम उसे कैसा महसूस करा रहे हैं, वो खुद अपने आप के बारे में कितना अच्छा फील कर रहा है, इन सब चीज़ों से ये चीज़ें हील हो जाती है। जैसे कि बात अभी आपने की एक रेस की, अब जैसे कि हम लोगों की जो कम्युनिटी है वो आर्टिस्टिक कम्युनिटी है, जिसमें आर्टिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। अब जनरली ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं थोड़े पॉपुलर हैं, तो इनको अट्रैक्शन बड़ा जल्दी हो सकता है, या फिर मतलब क्या है कि अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो उसके कांटेक्ट और कनेक्शन और जल्दी हो जाएंगे। उसकी फटाफट, अगर मेल है तो उसकी फीमेल फटाफट गर्लफ्रेंड बन सकती है, या फीमेल है तो मेल उसको अप्रोच कर सकते हैं। क्या इनमें भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इस तरीके की, डिप्रेशन हुआ या फिर रिलेशनशिप को लेके आपके पास इंक्वायरीज आती हैं? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट सबसे पहले तो ये कि ये केसेस तो हर जगह, हर सेगमेंट में ही है, हर इंडस्ट्री में है, हर इंडस्ट्री में, हर जगह ही है। पर जिन लोगों के पास ज़्यादा एक्सपोजर है रीच आउट करने का लोगों तक, ठीक है, जो ग्लैमर वाली दुनिया है वहाँ पर प्रलोभन भी ज़्यादा ही होंगे और उसके चलते ये मामले में बढ़ती हैं। जब आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हैं या मल्टीपल लोग आपके साथ रहना चाहते हैं या आपके साथ कमिटमेंट्स कर रहे हैं, आपको प्रॉमिसेस कर रहे हैं, वो चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, आपका यूज़ हो रहा है, कितने टाइम आप साथ में हैं, आप कूल बनने के लिए कितने पार्टनर्स चेंज कर चुके हैं, बट ये सब चीज़ों के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एक टाइम पर एक इंसान जो है वो लोनलीनेस में आ जाता है, ठीक है, उसके पास बहुत पार्टनर्स होने के बावजूद भी एक समय ऐसा है कि अब उसके पास कोई बैठकर सुनने को रेडी नहीं है, तो वो स्टेट उसे अपने आप के बारे में बहुत गंदा महसूस करा सकती है, उसे सेल्फ डाउट में भी डाल सकती है। तो वो डिप्रेसिव स्टेट में ऐसे जाना शुरू होता है कि वो अपने आप के बारे में बुरा फील करना शुरू करता है। तो लोगों को ये सब चीज़ें, जैसा मैंने कहा ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है या प्लेजर को चेस करने के चलते अगर हम लोग बहुत इजीली पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं तो वो बहुत मोमेंट्री है, वो टाइम निकल जाना है, बट उसके बाद आप अपने आप के बारे में क्या महसूस करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वो फीलिंग्स और वो चीज़ें आपके साथ रह जाती है, वो कई बार लोगों को डिप्रेसिव स्टेट में लेके जाती है, राइट। तो एक इंसान का कोर होता है कि उसे एक कंटिन्यूस फेलोशिप चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए, उसे एक सपोर्ट चाहिए, सिंपैथी चाहिए, और वो सीख करता है अपने पार्टनर से। बट एक पार्टनर है वो छोड़ कर गया, दूसरा छोड़ कर गया, तीसरा छोड़ कर गया, हाँ कुछ को हमने छोड़ दिया, तो एंड में जब आपके पास लोग ही नहीं रह जाते हैं तो फिर ये जो सारी चीज़ें आपको बड़ा बुरा महसूस करवाती है अपने आप के बारे में। उसके कारण फिर हम लोग कभी सुसाइड देखते हैं, कभी, हाँ, इससे डिप्रेसिव टेंडेंसीज डेवलप होना शुरू होती है। और ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर इस तरह की टेंडेंसीज डेवलप हो रही है, अगेन वही बात है, या तो किसी साइकोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट कर ले, या अगर वो सीवियर लेवल पे नहीं है, क्लिनिकल लेवल पे नहीं है, तो वो हम जैसे कोचेस के पास भी आकर जब हेल्प लेता है तो थेरेपीज़ के थ्रू या उसको एक सही एक सही डायरेक्शन में रख कर या एक सही एसोसिएशन देकर हम लोग वहाँ से निकालने में हेल्प कर सकते हैं। बट अगर उसने ऐसा नहीं किया, खुद को आइसोलेट कर लिया, तो वो डिप्रेशन का स्टेट कितना भी आगे जा सकता है और फिर वो सुसाइड और ये दुनिया भर की सारी चीज़ें जो हम देखते हैं सब होने लगती है। ओके, थोड़ा सा मतलब कुछ अलग बात पे जाता हूँ मैं, कि जैसे कि आप खुद एक रिलेशनशिप कोच हैं, आपकी खुद की रिलेशनशिप कितनी अच्छी है? आई मीन यही एक सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे प्रोफेशन या मेरे काम का सबसे बड़ा एसेट है, कि मैं अपने आप के रिलेशनशिप के बारे में लोगों से खुल के और बड़ा ही प्राउडली बात कर पाता हूँ। मेरी रिलेशनशिप बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत स्टेबल है और बड़ा ठहराव है वहाँ, है ना। मैं बहुत फुलफिल्ड महसूस करता हूँ। ऑफ कोर्स मेरी वाइफ भी बड़ी खुश है, बट इस फरवरी में 15 साल हो जाएंगे। क्या बात है आपकी रिलेशनशिप को? हाँ, लगभग 13 साढ़े 13 सालों से हम लोग साथ में थे, फिर उसके बाद शादी को 1-1.5 साल होने आ गया। क्या बात है। तो ये लाजवाब है, और यकीन जानिए मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने रिलेशनशिप से ही सीखी है। जितने भी डायनामिक्स की हम बात कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें मैं आज पढ़ रहा हूँ या सीख रहा हूँ लोगों से भी, कहीं ना कहीं मैंने वो अपने रिलेशनशिप में महसूस की है या उन्हें हमने वहाँ अप्लाई भी किया है, वहाँ से सीखा भी है। तो यस, वो सबसे बड़ा एसेट है। तो ईश्वर की कम से कम इस मामले में मेरे ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि विशेष कृपा रही है। अच्छा। कि मैं बड़ा खुश हूँ। क्या विकास जी का दिल भी कभी कोई सुंदर सी कन्या अगर निकलते हुए जाए? देखो, ये वाला इस मामले में मैं बिल्कुल आपको झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। आई वुड बी वेरी, भाभी जी भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल देखेंगे। इनफैक्ट वो जानती है ये सब बातें है ही, कि जो मन की जहाँ तक बात है, ये एक हार्मोनल मोटिवेशन है, उसको दुनिया में कोई भी नहीं दबा सकता। बीइंग अ मेल, अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे एक हॉटशॉट लड़की निकल के जा रही है और मुझे उसको देखना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उसको देखना पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर थोड़ा झूठ हो जाएगा। ठीक है,
तो हार्मोनल मोटिवेशन तो है, तो अट्रैक्शन तो हो जाता है, लड़की अच्छी भी लग जाती, चौराहे पे खड़े खड़े भी मुझे प्यार हो जाता है। देखिएगा भाभी जी, देखिए इसका। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बाद आपकी अप्रोच क्या है। ठीक है, आपका किसी से दिल लग गया है, किसी के प्रति अट्रैक्शन हो गया है, कोई अच्छी लग गई, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अब आप उसके पीछे जा रहे हैं, अब आप उसको चेस करना चाहते हैं, अब आपको उसको बात करना है, उसको पटाना, उसके साथ डेट करना है, या आप जानते हैं कि यार ये चीज़ें होती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, तो वो उधर ही ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें रोज़ होती है और रोज़ ख़त्म भी हो जाती है। क्या बात है। आई थिंक काफ़ी कुछ सीख सकते हैं आप, और ये जो मेरे ख्याल से बड़ा ही ऑनेस्ट आंसर था इनका। सो अब आगे ये बताइए कि इतने सारे मुझे लगता है कि क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, जिनकी शादी हो गई है वो, जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग भी, कितने लोगों को आप इस चीज़ से, या डिप्रेशन में जब वो होते होंगे या परेशानी में होते होंगे, उससे बाहर निकाल चुके हैं? और कोई एक ऐसा केस भी कि जिसमें कि सच में अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते या हेल्प नहीं करते तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती थी? थोड़ा सा इन सब चीज़ों। देखिए, मुझे 7 साल हो गया है इन सब चीज़ों में काम करते करते, और हर दिन हम 4 से 5 केसेस देखते हैं हर दिन। तो मेरे ख्याल से ये नंबर शायद अब हज़ारों में जा चुका। अच्छा। हाँ, जितने लोगों से हम हज़ारों लोगों से बात कर चुके हैं इंडिविजुअली, और ग्रुप्स में और इस तरह से बात करने जाएंगे तो भी ये नंबर बहुत बड़ा है, जहाँ पर हम लोग, क्योंकि प्रबल भैया ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ सिकनेस पे ही काम कर रहा हूँ कि हाँ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है तो अब मैं आपके साथ हूँ। पर अब जिस तरह से मैं सिनेरियो देख रहा हूँ या जितना टाइम मुझे हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम पे काम करने से काम नहीं चलेगा, हमको वेलनेस पे काम करना पड़ेगा। जो जिन लोगों की ज़िंदगी ऑलरेडी खूबसूरत है, वहाँ जाकर हमको उनको और एजुकेट करना पड़ेगा ताकि उनकी ज़िंदगी खूबसूरत ही चलती रहे। हाँ। कभी वो प्रॉब्लम्स आए ही ना। राइट। पहले प्रॉब्लम्स आएंगे फिर हम सॉल्व करेंगे, उससे अच्छा है कि हम वेलनेस पे काम करें इंस्टेड ऑफ सिकनेस। तो अब मेरा अप्रोच थोड़ा बदल रहा है, इसलिए हम लोग कुछ ऑनलाइन इवेंट सेशंस, ट्रेनिंग्स और इन सब में आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कपल एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। तो एक सोसाइटी को अगर बड़े लेवल पे इम्पैक्ट डालना है कि हम हज़ारों, लाखों या करोड़ों लोगों को एजुकेट करें इन चीज़ों को लेकर, या उनके अंदर एक सही माइंडसेट डेवलप करें रिलेशनशिप्स को लेके, या अपोजिट सेक्स को लेकर उसकी साइकोलॉजी को लेकर उसे थोड़ा बताएं कि वो कैसे उसके साथ ज़्यादा अच्छी हार्मनी बिल्ड कर सकता है, ज़्यादा अच्छा अलाइनमेंट लेके आ सकता है। तो ऐसे कोचिंग कर करके शायद वो कभी संभव नहीं है। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़े से एक ब्रॉडर स्केल पे, बड़े लेवल पे इसमें काम करें, और वैसी चीज़ें हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि कितने केसेस आए हैं और कितने सॉल्व किए हैं, तो टचवुड हमारा जो रिकॉर्ड है पिछले लंबे टाइम से वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि रिलेशनशिप को संभालने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, या बीइंग अ कोच हम लोग भी कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाते हैं। बट कॉन्स्टेंटली जब एक जगह से आप टॉर्चर हो रहे हो या एक जगह से आप बुरा फील कर रहे हो, तो जो बिलीफ सिस्टम्स आपके बन जाते हैं उस इंसान के बारे में या उस इकोसिस्टम के बारे में, उन बिलीव्स को चेंज करने के लिए कांस्टेंट सपोर्ट या एसोसिएशन की ज़रूरत होती है, और उसमें हम लोगों की मदद करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी बहुत छोटी सी चीज़ है, पर ये इंपॉर्टेंट है और ये हर दिन ज़रूरी है। तो जब तक आप उस जोन से बाहर नहीं आ जाते, आपको हमारी ज़रूरत है। हाँ। और उसमें हम बड़े ही समर्पित भाव से लोगों के साथ लगे रहते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा टचअप करते रहें, खूबसूरत बनाते रहें, और वो हम कर पा रहे हैं। क्या बात है। मैंने एक चीज़ और पूछी कि ऐसा कोई केस हो जिसमें कि अगर आप हेल्प नहीं करते तो सिचुएशन बहुत ही बदतर हो जाती है, कुछ ऐसा कुछ बताएंगे? ऐसे कई मामले हैं, मतलब यकीन जानिए हर 5, 7, 8 दिनों में कोई ना कोई क्लाइंट ये बात कह ही देता है। अच्छा। कि सर अगर हम आपसे नहीं बात कर रहे होते या अगर हमने काउंसलिंग नहीं लिया होता तो हम इस चीज़ से कभी निकल नहीं पाते। जैसे जिन एक्टर्स की बात मैंने बताई आपको, हाँ। अभी वो हमारे काउंसलिंग में है, वो हमसे थेरेपीज़ और हमारी एसोसिएशन में है। तो ये उन्हीं के कुछ दिन पहले की बात है। ये उन्होंने भी कहा कि भाई मैं क्योंकि रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों के जो प्रॉब्लम्स हैं प्रबल भैया, ये लोग लंबे टाइम से फेस कर रहे हैं। कई ऐसे लोग जो सालों से एक स्टेट से निकल ही नहीं पा रहे हैं, सालों से ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, और एक सही माइंडसेट की उनको ज़रूरत है। बस वो वही बात है कि किसी ने रील देख ली या किसी को लगा कि यार इनसे बात हो जाए, और वो प्रोफाइल पे चला गया, उसने रीच आउट कर लिया और उसने हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके अपॉइंटमेंट कर लिया, तो फिर हम उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक वंस वी स्टार्ट द प्रोसेस, तो वो प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है, वो 2-3 महीने में सब सही कर सकता है। अच्छा। बट कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इन सर्विसेज का पता ही नहीं है कि इस तरह के लोग भी हैं जो आपके रिलेशनशिप में
उसको हेल्दी बनाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये आए दिन होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप ये काउंसलिंग्स और ये सब चीज़ें लेने के बाद उनकी ज़िंदगी में बड़ा बेटरमेंट आया है। क्या बात है। तो अगर सपोज अगर हमारा ये जो पॉडकास्ट लोग देखेंगे, किसी को ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है और अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं? हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हमने एक नंबर मेंशन किया हुआ है, तो उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो कोई भी अगर हमारे प्रोफाइल को विजिट कर रहा है तो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है हम तक पहुँचना। तो बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही ईजी तरीका है कि लोग हम तक पहुंच सकें। बहुत इंस्टेंटली हम सर्विस नहीं दे सकते कि बस आप अभी पहुंचे और अभी हम आपको मदद कर दें, शायद 2-3-4 दिन वेट करना पड़ जाए कुछ, बट यस वी आर ऑलवेज देयर। हम लोग अवेलेबल हैं और हम लगे ही रहते हैं कि हम लोग क्या मदद करें ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को भी कुछ कंसल्टेंसी लेनी है, विकास जी से कनेक्ट करना है, तो हम लोग भी हमारे इस पॉडकास्ट में ये नंबर मेंशन कर रहे हैं, आप इस पर कॉल करके या बात करके इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और इंदौर जैसे सिटीज़ में, इंदौर कोई बुरी जगह नहीं है, इंदौर बड़ी खूबसूरत जगह है, पर ये वाली मानसिकता कि 2 लोगों के बीच की बात 4 दीवारी में रहनी चाहिए, इसके आगे हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में इंसान किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो एक्सपर्ट हेल्प लेने में कभी भी किसी भी संकोच की ज़रूरत नहीं है, उसे लेना ही चाहिए। और बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करके या बहुत छोटा कदम उठाकर आप बहुत बड़ा चेंज लाइफ में लेके आ सकते हैं, बहुत क्लैरिटी मिल सकती है। और इसमें हमेशा ये होता है कि हम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड की सजेशन लेने जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल फंडामेंटल्स को नहीं समझते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझते, तो कहीं ना कहीं बायस्ड ओपिनियन भी वो लोग दे देते हैं। और इसके चलते आप देखिए कि 2 लोग हैं, दोनों ऐसे लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं जो उन्हीं को सही कह रहे हैं। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? सही बात है। या तो कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जो अनबायस्ड ओपिनियन दे सके और उस पर बात कर सके। राइट। तो एक्सपर्ट हेल्प लेना इज़ नेवर अ बैड आइडिया। मुझे लगता है कि लोगों को रिलेशनशिप में परेशान होने की जगह जो ज़रूरी स्टेप है वो उठा लेने चाहिए और वो चीज़ों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। जनरली रिलेशनशिप में यार एक छोटी मोटी चीज़ तो रहती है कि अनबन बीच बीच में होती रहती है, तो इसमें भी ज़रूरत है? नहीं मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अनबन तो पार्ट ऑफ गेम है, ये आपके साथ भी होता है? एक रिश्ते का हिस्सा है, रोज़ होता है हमारे साथ, इससे कौन बच सकता है? ठीक है, पर यह है कि वो अनबन कितनी टॉक्सिसिटी लेकर आ जाए या वो कितनी बड़ी बन जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं वो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरे हो जाते हैं। तो बस वैसा ना हो, वो स्वीट सी मस्ती है या फिर थोड़ी बहुत नोकझोंक है तो बहुत अच्छा है, बट अगर वो धीरे धीरे करके बिल्ड होती जा रही है तो उसको डिसॉल्व होने की ज़रूरत है। तो शायद अगर वो बड़ा बन रहा है तो फिर हम हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो छोटी मोटी अगर आपकी अनबन होती है तो उससे ना घबराएं, वो चलती रहेगी। बिल्कुल। उसमें ये विकास जी के साथ भी होता है, भले वो खुद रिलेशनशिप कोच हैं, इसके बाद भी उन्होंने खुद ने बताया। बाकी हाँ, अगर आप कुछ सीरियस कुछ है जिसके कारण आप सच में डिप्रेशन में जा रहे हैं और बड़ा ही परेशान फील कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं, इनसे बात कर सकते हैं। और लास्ट में विकास जी, हमारे पास जनरली आर्टिस्ट कम्युनिटी ज़्यादा जुड़ी हुई है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब 2 चीज़ें उनके लिए, तो एक और डिस्ट्रैक्शन हो गया उनके लिए, तो स्टेज प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छी है, पॉपुलर है वो व्यक्ति, तो उसके लिए तो ये अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही रहेंगी, तो कैसे वो बचे? और ज़्यादातर अभी यंग आ रहे हैं, यूथ है, तो उस टाइम पे तो ये हार्मोन मतलब रिलीज होते ही हैं, तो वो कैसे इन सब चीज़ों से दूर रहेगा और बचेगा? मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को, और ना सिर्फ आर्टिस्ट को बट दुनिया के किसी भी इंसान को, अपनी क्रिएटिविटी से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि क्रिएटिव लोग चौराहे पर बैठे हैं और बहुत सस्ते में अपनी सर्विसेज भी बेच रहे हैं, बट जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई उसको फिर दुनिया ही पूछने लगती है और उसके पीछे सब कुछ है। तो वैसी वाली बात है कि आप एक्सेलेंस के पीछे भागिए, है ना, आप प्रोडक्टिविटी के पीछे भागिए। आप कितना ज़्यादा अपनी सर्विसेज को एक्सपेंसिव बना सकते हैं, आप कितना ज़्यादा महंगा इंसान बन सकते हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। वो अगर एक बार हो गया तो फिर सारी चीज़ें पीछे पीछे हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग इन छोटे छोटे टेम्पटेशंस में रह गए, ये छोटे मोटे प्रलोभनों में रह गए, एक गिटार बजाने वाला है, उसको हर प्रोग्राम में एक लड़की पड़ जाती है, और अगर वो उस चक्कर में रह गया तो फिर उसका जीवन नर्क बन जाना है। उसे पता भी नहीं चलेगा, वो जीवन भर रिग्रेट करेगा कि कितने हल्के में वो पिघल गया, है ना। उसके पीछे तो दुनिया आ सकती थी, बट उसने अपनी प्रोडक्टिविटी को फोकस नहीं किया, तो सब बर्बाद है। बट अगेन दैट्स अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस उतना है ही नहीं कि वो इतना सोच पाए, या वो जो छोटे मोटे सेंटिमेंट्स हैं
जब वो प्रोवोक हो रहा है या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उन सेंटिमेंट्स को टैकल नहीं कर पा रहा है तो वो लग जाएगा। सपोज इसी जर्नी में सपोज कोई अच्छा आर्टिस्ट है, गिटार बजा रहा है, कोई अच्छी बंदी मिल गई उसको, उसको लग भी रहा है कि हाँ यार बढ़िया है, मतलब इसके साथ आगे तक कुछ सोचा जा सकता है, तो और उसकी एज मान के चलिए अभी 18-19 साल की है, अपन 18-19 साल की, क्या उसको कंटिन्यू करनी चाहिए उसकी रिलेशनशिप? मुझे लगता है प्रायोरिटी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या प्रायोरिटीज हम लाइफ में सेट कर रहे हैं। 18-19 साल के लड़के के लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि मतलब जिसके साथ रिलेशनशिप सोच रहा है वो कितना आगे जाएगा या कितना नहीं जाएगा। कई बार ज़िंदगी में हम जब चल रहे होते हैं तो आप अपने करियर पर फोकस हैं, आप अपनी ज़िंदगी के आगे के उसके बारे में सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में, पर ऐसे में कई बार अच्छे लोग भी निकल जाते हैं। तो ये आपके सेंसेस और ये आपकी सूझबूझ बताएगी कि किस तरह के लोग आपके लिए ज़रूरी है। बट बात यही है ना कि यहाँ पर भी तो एक लड़की पर तो उसको रुकना पड़ेगा ना। हाँ एग्जैक्टली, कहीं तो रुकना है। मतलब आपको आपका सोलमेट, आपने 18-19 बोला, मैं जिस लड़की के साथ हूँ उससे 16 साल की उम्र से साथ में हूँ। अरे क्या बात है। तो अगर मैं उस तरह की बात सोचता तो शायद मैं कभी उसके साथ नहीं होता। हाँ। बट ये है कि उसके बाद तो रुक गए ना। आपकी ज़िंदगी का एक जो डायमेंशन है वो है रिलेशनशिप। अब वो फुलफिल हो जाए, वहाँ एक लड़की या लड़का आ जाए, तो उसके बाद तो आपको दूसरे डायमेंशन पे फोकस करना चाहिए ना। उसके बाद भी हम उसी टेम्पटेशन में हैं कि वो अच्छी लगी, वो अच्छा लगा, वो ऐसी है, वो वैसा है, तो फिर हम कैसे निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? तो इन्हीं चक्करों को मैनेज करने के लिए यू हैव टू बी इमोशनली मैच्योर। बिल्कुल। और ये एजुकेशन इंसान को हेल्प करती है चीज़ों को संभालने में। तो आर्टिस्ट हो या कोई हो, मतलब दुनिया उसके पीछे है अगर वो प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर रहा है। प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं किया तो ये सब चीज़ें बहुत मोमेंट्री है, ये टाइम बहुत जल्दी निकल जाना है, और ये कोई बड़ी भारी अचीवमेंट वाली बात है भी नहीं। बिल्कुल यार, मुझे कुछ याद आ रहा है, जनरली एक ऐड आता है, तो जनरली आप कंसल्टेंसी दोनों को देते हैं, फीमेल और मेल दोनों को, तो उस ऐड में ये आता है मैन विल बी मैन। तो क्या कहानी इसके पीछे, मतलब लड़के और लड़की की साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? क्या लड़के सच में जो मतलब वो ऐड जो देते हैं सच है, मतलब वो? हाँ बिल्कुल सच है, क्योंकि दोनों के साइकोलॉजी में बहुत फ़र्क है, दोनों का ब्रेन सेट ही अलग है। अच्छा। हाँ, ऐसा कहते हैं कि दोनों बहुत इतर हैं एक दूसरे से। हाँ ठीक है, और इसकी यही वजह है कि हमको कपल एजुकेशन जैसे टर्म लाना पड़ रही है बार बार, कि हमने क्यों कहा कि अपोजिट सेक्स के बारे में थोड़ा एजुकेट हो जाइए। अपोजिट सेक्स क्यों? एक लड़के को दूसरे लड़के की साइकोलॉजी समझने के लिए एजुकेट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही दो मेल्स के बीच में है और वैसे ही दो फीमेल्स के बीच में है। तो मेल और फीमेल के बीच में ना एक दूरी है, जो अगर इंसान तय कर ले तो चीज़ें बहुत आसान हो सकती है। बट उस दूरी को अगर आप तय नहीं कर पाए तो कदम कदम पे कॉम्प्लिकेशन ही है। तो दोनों की साइकोलॉजी में डिफरेंसेस तो है। तो मैन जो है थोड़ा सा जैसा कि उसके साथ हार्मोन्स का कीड़ा थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, जल्दी पिघल जाता है, टेस्टोस्टेरोन वाला मामला है। ठीक है, वो उसकी एज में, वो उसकी उम्र, मतलब उसकी ज़िंदगी में उस उम्र में ज़्यादा एक्साइटेड है जब वो बहुत यंग है। तो उस समय उसमें बहुत छटपटाहट है, तो कई सारी गलतियां करने की संभावना है। कई जगहों पर थोड़ी सी चोरी करने वाली टेंडेंसी उसमें रहती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि मैन विल बी मैन। तो मैंने कहा ना कि गलतियां तो हो सकती है या हार्मोनल मोटिवेशन भी हो सकता है, बट उसके बाद आपकी अप्रोच क्या है ये बताएगी कि आपका कैरेक्टर क्या है, आप कैसे इंसान है। तो कोई लड़की पसंद आ जाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद क्या। अगर हम उसके पीछे पीछे ही चले गए तो फिर दिक्कत है। तो बस यही है कि हाँ, साइकोलॉजी तो बहुत अलग है, नो डाउट। और फीमेल्स जो हैं वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा क्रिएचर है, बट लोग उसको उस तरह से समझें जैसी वो बनी है, तो वो बहुत ही उसको बड़ी नज़ाकत से बनाया है, उसको वो बड़ी सेंसिटिव है, इमोशनल है। उससे उसका रख रखाव अगर हम ठीक से सीख गए या समझ गए तो उसके साथ रहना बहुत आसान है और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। पर अगर उसको हम नहीं समझ पाए तो उसके साथ ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल भी है फिर। तो ये दोनों मेल फीमेल जो है, दोनों क्रिएचर साइकोलॉजिकली बहुत डिफरेंट है। तो इनफैक्ट मेल फीमेल आर इक्वल, ये बात सिर्फ सोशल और मॉरल और पॉलिटिकल ग्राउंड पर सच है। साइंस के ग्राउंड पर ये बात बिल्कुल झूठी है। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। उनको हर जगह कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। ओके, तो ये तो आपने बात की अपोजिट सेक्स,
कभी कुछ ऐसे केस आए कि जो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, सेम सेक्स, मतलब लड़के लड़के के बीच में रिलेशन है, लड़की लड़की के बीच में रिलेशन है, वहाँ पे कुछ लफड़ा हुआ और ऐसा कुछ केस आया हो? बहुत मामले आते हैं। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटी को लेकर न कोई ज्ञान है अभी सोसाइटी में, ना लोगों को उसके बारे में कुछ पता है। ठीक है, आप देखिए कि किसी गे ने अगर किसी लड़के को अप्रोच कर लिया सोशल मीडिया पर, ये ऐसे केस आ रहे हैं आपके पास? बहुत आते हैं। अच्छा, बहुत आते हैं, हाँ। ये पहले भी थे, अभी अभी बढ़ रहे हैं? नहीं, ये हमेशा थे, बट सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आ रहा है तो लोग खुल के अब उस रीच आउट कर पा रहे हैं लोगों को। वो अपनी जो फीलिंग्स है, एक्सप्रेशंस है, उसको अभिव्यक्त कर पा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है। वो एक्सेप्टेंस नहीं होने से ये लोग शायद बहुत दबे हुए थे, बट इन लोगों की ज़िंदगी में बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत एक्सप्लॉइटेशन है। सपोज एक गे है तो गे व्यक्ति की ज़िंदगी आसान नहीं है। वो दूसरे गेज द्वारा भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। उसकी लाइफ आसान नहीं, वो दोहरा जीवन जी रहा है, उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा सेंसिटिवली या थोड़ा सा अपनापन के साथ ही पेश आना चाहिए। मुझे लगता है इन लोगों को भी एक सही इज्जत या सही जगह देने की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ओके। और कुछ बताएंगे इस टाइप के केस के बारे में थोड़ा बहुत? और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही मतलब पता चल रहा है कि मतलब ये मुझे पता है कि हाँ बिल्कुल ये मतलब, देखिए लेस्बियंस हैं, हाँ, गे हैं, हाँ, मेल है, फीमेल है, उसके अलावा ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांस वुमेन, इन लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी है, इन लोगों के चैलेंजेस क्या क्या हैं, इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है, कहाँ कहाँ एक इंसान अगर एजुकेट हो जाए तो इनको सहूलियत दी जा सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में सोसाइटी शायद प्रिपेयर ही नहीं है क्योंकि इन पर बातें खुल करनी होती है, तो इन पर बात होनी चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं कि जितने भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसका 1/3 ट्रांसजेंडर्स हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि जितने भी बच्चे कम एज में जो सुसाइड कर लेते हैं उसके 1/3 वो हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जबकि टोटल पॉपुलेशन का 1/3 ट्रांसजेंडर्स नहीं है। उनका रेशो बहुत ज़्यादा है सुसाइड का। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को जब अपनी सेक्सुअलिटी या अपनी बॉडी के बारे में पता लग रहा है कि उनके शरीर को भगवान ने अलग तरह से बना दिया है, तो वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनका आसपास का इकोसिस्टम तो उनको बिल्कुल ही उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, और उसके चलते वो डिप्रेसिव स्टेट और वो ऐसे कदम उठाता है। तो आप बताइए कि वो बच्चा जो है वो क्यों कर रहा है सुसाइड, या ऐसा क्या हो रहा है, या उसने ऐसा क्या सीख लिया या देख लिया कि वो अलग बिहेव करने का सोच रहा है। बिल्कुल। तो कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग बस सुन के देख के ऐसे बन गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए उन विषयों पर या उन ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटीज़ पर लोगों को ज्ञान लेने की ज़रूरत है जितना वो ज़्यादा ले सकें। तो इसलिए नहीं कि बस हमें नॉलेजेबल बनना, बट इसलिए कि कहीं किसी हमारे इकोसिस्टम में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो हमारी वजह से उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को डैमेज हम ना पहुंचा दें। बिल्कुल। ठीक है, तो हम उसे एक सही इकोसिस्टम दे पाएँ, बिल्कुल, या उसे हम सही महसूस करा सकें अपने इर्द गिर्द, तो उसके लिए वो एजुकेशन ज़रूरी है। क्या बात है। आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगता है आज का ये सेशन करके काफ़ी अच्छी बातों पर डिस्कशन हुआ, और मेरे ख्याल से आप सभी को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। और इसी तरीके के पॉडकास्ट हम और लेके आते रहेंगे, और जिन चीज़ों से आई थिंक सोसाइटी को या आर्टिस्ट को जहाँ पर भी हम लोग अवेयर कर सकते हैं, वो सिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। और विकास जी के साथ हो सकता है कि हम लोग फ्यूचर में भी कुछ और भी चीज़ें प्लान करें। ये पॉडकास्ट पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हो सकता है हम लोग कुछ और भी बातों को लेके आगे भी हम लोग पॉडकास्ट प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिस पे हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे। और अगर कुछ ऐसा रहेगा कि उन बातों को भी कवर करना चाहिए तो उन सभी बातों को हम लोग कवर करेंगे। विकास जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, नहीं रोल भैया, ये मुझे वाकई बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। आई रियली विश कि ये सब चीज़ों को हम लोग बहुत ग्राउंड पे लेके जा सकें, लोगों की लाइफ में ये सब चीज़ें ले जाकर उनको अपलिफ्टमेंट दे सकें, उनकी लाइफ को थोड़ा इजी और बेटर बना सकें। क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जो है वो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है उस चीज़ को, वो चीज़ है, और सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस भी जिस चीज़ को दी जाती है वो एक रिलेशनशिप है। हाँ। सवाल सिर्फ उस चार्म का है जो एक समय पे बहुत ज़्यादा था और अब डाइल्यूट हो गया। तो वो चार्म का जो डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है, उसमें जब हम उसको नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी के सारे डायमेंशंस को ख़राब कर देती है। तो मुझे लगता है कि उसे कभी भी इतना इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, उसे प्रायोरिटी पे रखा जाना चाहिए, और
रिश्ते अगर सही चल रहे हैं तो ज़िंदगी यहाँ खूबसूरत हो जाती है। तो उसको बड़े ही संजीदगी से, संवेदनशीलता से संभालने की ज़रूरत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विकास जी आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आप लोगों का भी धन्यवाद, आपने पूरा ये पॉडकास्ट देखा। और कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट करें, और आगे ऐसे ही कई सारे पॉडकास्ट आपको मिलते रहेंगे।